हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने क्वेश्चन बैंक डिस्कशन में आगे चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ऑडिटर ऑफ BBNS लिमिटेड एक्सेप्टेड ग्रेच्युटी लायबिलिटी वैल्यूएशन बेस्ड ऑन सर्टिफिकेट इशूड बाय क्वालिफाइड एक्चुअरी. However, auditor noticed that retirement age adopted is 65 years as against existing retirement age of 60 years. The company is considering a proposal to increase retirement age to 65 years. Comment. तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि कंपनी ने अपना ग्रेच्युटी इवैल्यूएशन कराया था फ्रॉम द क्वालिफाइड एक्चुअरी, यानी कि यहाँ पे हमारा एक्चुअरी क्या बन गया, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ऑडिटर ने अपॉइंट नहीं किया एक्चुअली को, कंपनी ने खुद किया। तो यहाँ पे वो क्या है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। एंड जब भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट आता है तो हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज करते हैं, ऐसे 500। और जब भी ऑडिटर्स एक्सपर्ट आता है तो हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज करते हैं, ऐसे 620। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि उसने अपना ग्रेच्युटी वैल्यूएशन किया क्वालिफाइड एक्चुअरी ने, और उसने रिटायरमेंट एज के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारे अपने अजम्पशंस इनपुट्स लेने होते हैं कि एट्रिशन रेट कितना रहेगा, हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, कितने एम्प्लॉयज है, एक एवरेज हमारी सैलरी, बेसिक सैलरी क्या है हर एम्प्लॉय की, इस तरह के हमें सारे इनपुट्स देने होते हैं। वैसे यहाँ पे रिटायरमेंट एज का भी होता है कि रिटायरमेंट एज क्या है, तो उसमें उन्होंने कितना कंसिडर किया है, 65 ईयर्स। लेकिन अभी करंटली कंपनी क्या फॉलो कर रही है, 60 ईयर्स की रिटायरमेंट एज फॉलो कर रही है, बिकॉज कंपनी अभी सिर्फ प्रपोजल में है कि वो रिटायरमेंट एज को 65 ईयर्स की कर दे, अभी किया नहीं है। तो अभी जो करंट हम वैल्यूएशन कर रहे हैं ताकि हमारी बैलेंस शीट में प्रोविजन बन सके ग्रेच्युटी का, वो हमें 60 इयर्स के बेसिस पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ने किसके बेसिस पे कर दिया, जो हमारी प्रपोज 65 इयर्स है उसके बेसिस पे कर दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कमेंट। तो देखो एक्चुअली ने जैसा कहा था वैसे तो किया नहीं है, उसने अपने अलग से assumption लगा दिया एंड पूरे एक्ट बना दिया। तो हम डायरेक्टली तो ऐसे लिख नहीं सकते कि नो इट्स नॉट अ करेक्ट रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द एक्चुअली। अब यहाँ पे कमेंट लिख रहा है तो हमें पूरा पहले मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में लिखना होगा कि अगर ऑडिटर उसके काम को यूज कर रहा है तो उसे क्या चीजों को इवेलुएट करना पड़ेगा, कैसे वो अंडरस्टैंडिंग देगा, एंड देन लास्ट में हम उसे कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे उसने ये गलती करी है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे कि अगर ऑडिटर को उसके काम को यूज करना है तो उससे पहले वो क्या चेक करेगा। तो ऑडिटर तीन चीजें चेक करेगा। सबसे पहले क्या देखेगा, सामने वाले मैनेजमेंट एक्सपर्ट की, यानी इस केस में एक्चुअली की कॉम्पिटेंस को चेक करेगा। ठीक है, उसकी कॉम्पिटेंस को चेक करने के बाद उसके काम की अंडरस्टैंडिंग देगा कि भाई इसने ये जो ग्रेच्युटी वैल्यूएशन किया है वो किस बेसिस पे किया है। जब उसने अंडरस्टैंडिंग ली तब उसके सामने आएगा या फिर आ चुका है कि हाँ तो उसने गलती करी है, 65 ईयर्स ले लिया है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है ऑडिटर नोटिस, यानी उसने उसके काम की अंडरस्टैंडिंग ली, उसके बाद उसने ये नोटिस किया कि इसने यहाँ पे रिटायरमेंट एज गलत ले ली है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या चेक करेगा कि ये जो रिपोर्ट बना करके या फिर ये जो सर्टिफिकेट बना के एक्चुअली ने दिया है, क्या वो उसके ऑडिट के लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं है, यानी उसके काम से रिलेटेड है या नहीं है, उसके कुछ काम आएगा या नहीं आएगा। यानी तीन चीजें चेक करनी है। सबसे पहले कॉम्पिटेंस चेक करेगा, फिर उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लेगा। अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद ये इवेल्युएट करेगा कि क्या ये जो काम इसने किया है, ये जो रिपोर्ट इसने बना के दी है, वो इसकी ऑडिट के लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं है। देखो क्योंकि उसको ऑडिट कर रहा है तो उसमें बैलेंस शीट आती है। अब बैलेंस शीट में हम प्रोविजन दिखाते हैं ग्रेच्युटी का, तो वो प्रोविजन इसकी बैलेंस शीट को हिट करेगा तो ये इसके लिए रेलेवेंट तो है। तो अब उसने गलती करी है तो कहीं ना कहीं ऑडिटर को भी इम्पैक्ट करेगी और उसमें अकॉर्डिंगली अपनी रिपोर्ट बना करके देनी होगी। तो ये देखिए कुछ तीन चीजें हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी, कॉम्पिटेंस, अंडरस्टैंडिंग, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क। तो अब कॉम्पिटेंस की बात है तो कॉम्पिटेंस को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, उसके पॉइंट्स नीचे गिवन है। मैं ये एरो बना देती हूँ यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है, auditor may obtain information regarding competence, capabilities and objectivity of management expert from variety of sources such as personal experience with previous work of that expert, discussions with that expert। मतलब कि अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो उससे आप इवेल्युएट कर सकते हो, एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर सकते हो, उसने जो पहले काम करे हुए उसको आप एक बार एनालाइज कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ सोर्सेज है जिससे आप उसके काम के अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी कैपेबिलिटीज को इवेल्युएट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि फिर हम उसके काम की अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे। देखो उसकी अंडरस्टैंडिंग हम तीन बेसिस पे ले सकते हैं। उसने काम कैसे किया होगा, सबसे पहले उसके पास कुछ सोर्स डेटा होगा, राइट, जिसके बेसिस पे उसने अपनी रिपोर्ट बनाई। तो जो उसने सोर्स डेटा लिया है क्या वो रेलेवेंट एंड रिलायबल है क्या ऑडिट के लिए, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे। अब उसके पास सोर्स डेटा है तो उस सोर्स डेटा का क्या करेगा, उसके ऊपर कुछ अपनी अजम्पशंस लगाएगा। जैसे उसने यहाँ पे रिटायरमेंट एज अपनी ही तरफ से
65 ईयर्स की ले ली, जबकि उसे एक रिलायबल एस्टिमेट अजम्पशन लेनी चाहिए थी कि 60 ईयर्स ले। तो क्या वो जो अजम्पशंस हैं वो रेलेवेंट एंड रिलायबल है या नहीं है। थर्ड, अब उसने अगर सोर्स डेटा पे अपने अजम्पशंस लगाए हैं तो उससे उसके सामने फिर कुछ फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स आए होंगे, राइट। तो क्या वो जो फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स आए हैं क्या वो भी रेलेवेंट एंड रिलायबल है या नहीं है, वो उसको ये चेक करना होगा। यानी तीन चीजें जिसके बेसिस पे उसके काम की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। सबसे पहले सोर्स डेटा, उसके ऊपर जो फाइंडिंग अजम्पशंस लगाई गई हैं, एंड देन जो उसके सामने फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स आए हैं क्या ये तीनों कंप्लीट, रेलेवेंट एंड रिलायबल है या नहीं है, वो उसे इवैल्यूएट करने होंगे। नीचे देखते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ, यहाँ पे द रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट्स फाइंडिंग्स। सबसे पहले अपन सोर्स डेटा, इसको आपको उल्टा पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये वाला फर्स्ट पॉइंट बन गया, ये सेकंड पॉइंट बन गया, थर्ड पॉइंट बन गया, क्योंकि उसी से आपको बेटर इसकी लर्निंग होगी। सबसे पहले आ गया अपना सोर्स डेटा। इफ एक्सपर्ट्स वर्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट यूज ऑफ सोर्स डेटा, रेलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ दैट सोर्स डेटा। ठीक है, सोर्स डेटा हो गया। उसके ऊपर फिर अजम्पशंस एंड मेथड्स लगाए गए, तो क्या वो रेलेवेंट एंड रीजनेबल है या नहीं है, वो चेक करना। एंड देन सिग्निफिकेंट अजम्पशंस एंड मेथड्स लगाने के बाद जो उसके सामने फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स आए हैं उनकी कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंस एंड वेदर दे हैव बीन एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये उसे इवैल्यूएट करना होगा। यानी ये तीन पॉइंट्स जिसके थ्रू ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं एक्सपर्ट के काम की। ठीक है, अब अपन लास्ट में अपना कंक्लूजन दे सकते हैं कि उसने यहाँ पे अजम्पशन प्रॉपर नहीं ली है। In instant case, BBNS Limited accepted gratuity liability valuation based on certificate issued by expert, that is a qualified actuary who is management expert. Here the basis for computation and valuation is taken as 65 years by actuary, which is not correct as company is considering proposal to increase retirement age from existing age to 65 years. Therefore, assumptions and methods used by management expert are not appropriate for financial reporting purpose. Hence, auditor may qualify the report accordingly. Assumptions and methods का आ गया, मैं उसी का ही आपको कह रही थी कि उस assumptions and methods relevant and reasonable लेने चाहिए, वो उसने नहीं लिए हैं। ठीक है, सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ओपन एंडेड क्वेश्चन था, सिर्फ कमेंट लिख के लिखा हुआ था, तो उसमें आपको पूरा हर एरिया को कवर करके अपने आंसर को देना होगा ताकि आपका कंक्लूजन एकदम प्रॉपरली बने। ठीक है, आगे चलते हैं हम। Next question. During course of audit of limited company, statutory auditors collected WRs from management. Audit was finalized in addition to other audit procedures, but without taking any inquiries, as statutory auditors were short of time. In the light of this information, state importance of inquiry as one of the method of collecting evidence. इसमें हमें importance बतानी है inquiry की, भाई कि inquiry कितनी important होती है। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि inquiry होती क्या है। देखो, कुछ क्वेश्चंस पूछना किसी ऐसे नॉलेजेबल पर्सन से, फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है, जो आपको कंपनी से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सके, वो बेसिकली हमारा होता है इंक्वायरी प्रोसेस। सो हम ये इंक्वायरी प्रोसेस क्यों करते हैं, बिकॉज अगर हमें उस इंक्वायरी से कोई भी रिस्पॉन्स मिलता है वो हमारे दो तरीके से वर्क कर सकता है। सबसे पहला हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। देखो, अगर हम कुछ प्रोसीजर्स लगा करके सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर या फिर टीओसीज कर रहे हैं, टीओडीज कर रहे हैं, उससे तो हमारे पास एविडेंसेस आते ही हैं। लेकिन कुछ कंपनी में ऐसे भी एरियाज हो सकते हैं कि जो डायरेक्टली हमारा पेपर्स के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हमारे कैच में नहीं हो, वो हमारा सिर्फ डिफरेंट पर्सनल से बात करके ही हमें समझ में आ सके। तो वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं जो हमें बाकी सारा काम करके नहीं मिली है। प्लस हमें कोरॉबोरेटिव एविडेंस भी दे सकते हैं। कोरॉबोरेटिव एविडेंस क्या होते हैं, फॉर सपोज अगर हमें कुछ इस तरह का डेटा मिला जिससे हमें लग रहा है कि यार किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टर ने कुछ तो फ्रॉड कर रहा है वो यहाँ पे, लेकिन अब हमें सिर्फ वो डेटा मिला है, लेकिन अगर हमने कोई दूसरे डायरेक्टर से बात करी, उसने भी हमें कुछ इस तरह के हिंट्स दिए कि आई एम हैविंग अ डाउट ओवर दिस पर्टिकुलर मिस्टर है एंड मुझे लग रहा है कि वो भी कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, तो अब इससे हमें मिला है कोरॉबोरेटिव एविडेंस यानी सपोर्टिंग एविडेंस। हमें अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग भी लग रहा था एंड दूसरे डायरेक्टर ने भी बोल दिया कि मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, यानी कि उनकी जो रिस्पॉन्स आया वो मेरे लिए एज अ कोरॉबोरेटिव एविडेंस काम कर रहा है, सपोर्टिंग एविडेंस काम कर रहा है। कोरॉबोरेटिव मतलब हमारे पास ऑलरेडी एविडेंस होता है, हमारे पास ऑलरेडी डेटा होता है, लेकिन उस एग्जिस्टिंग डेटा को और सपोर्ट करने के लिए हमें अगर एड ऑन डेटा मिल जाता है, एड ऑन इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो एड ऑन इन्फॉर्मेशन को हम कोरॉबोरेटिव एविडेंस कहते हैं। ठीक है, प्लस ये कोरॉबोरेशन ऑफ एविडेंस और किस तरह से काम आ सकता है, अगर
ये जनरली हमारे कोई मैनेजमेंट का एक्शन होता है या फिर उसके कोई प्लान ऑफ एक्शंस होते हैं, उनको जानने के काम ज़रूर आता है। फॉर सपोज़ आज हमने अपने मैनेजमेंट से बात करी थी, उन्होंने बोला कि हमारा 5 साल का प्लान ये है, हम इस तरह से करेंगे, हम ये एक्स्ट्रा फैक्ट्री ले डाउन करेंगे, हम इस तरह से वर्कर्स का वेज इंक्रीज़ करेंगे। अगर इस तरह के उन्होंने हमें प्लान बताए, अब हम उसको कैसे रिलाई करें कि भई मैनेजमेंट असल में करेगा? उन्होंने तो बस एक मुँह से ज़बान से बोल दिया, कैसे इसकी वैलिडिटी होगी? तो हम नहीं चेक कर सकते कि भाई पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में जो उन्होंने हमें वादे करे थे, क्या उस चीज़ को पूरा किया है कि नहीं किया है। देखो वैसे तो सरकार भी बहुत सारे वादे करती है, हर वादा पूरा नहीं होता, बट ठीक है, शायद कंपनी के मैनेजमेंट अच्छे वो कर रहे, कंट्री के मैनेजमेंट तो कितना कर रहे हैं पता नहीं, इट्स अ अलग टॉपिक ऑफ डिबेट। बट यहाँ पे तो ये बोला जा रहा है कि अगर हमें ये देखना है कि मैनेजमेंट किस तरह से अपने आज के प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसे हम चेक कर सकते हैं कि जो उन्होंने पिछले सालों में अपने प्लान्स बताए थे, क्या उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पाए, क्या उनकी इंटेंशंस क्या थे, उनके प्लान ऑफ एक्शंस क्या थे, किस तरह से वो आगे मूव फॉरवर्ड करे हैं। वो सब चीजें हम चेक करके ये कोरॉबोरेट कर सकते हैं कि आज उन्होंने है वो क्या वो 5 सालों के पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए इंक्वायरी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, बिकॉज ये सब चीजें हमें कोई पेजेस से, डॉक्यूमेंट से, कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा से नहीं मिलेंगे, ये हमें लोगों से बात करके ही पता चलेगा। तो यही सब अपने डेटा अपने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये मैंने एक समरी में यहाँ पे लिखा है ताकि आपको फटाफट से आंसर रिवाइज करना हो तो आप इसको रेफर कर सकते हो। ये आपके मेन आंसर का सब्सटीट्यूट नहीं है, मैंने यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में लिखा है, बट आपको ये पूरे फुल पैराग्राफ पढ़ने की स्टिल जरूरत पड़ेगी। अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Inquiry consists of seeking information of knowledgeable person, financial and non-financial, within entity or outside entity. Inquiry is used extensively throughout audit in addition to other audit procedures. Inquiries may range from formal written inquiries to informal oral inquiries. Evaluating responses to inquiries is an integral part of inquiry process. Responses to inquiries may provide auditor with information not previously possessed, with extra information, or with corroborative evidence. Alternatively, responses might provide information that differs significantly from other information that auditor has obtained. Inquiry और हमें क्या कह सकता है कि हमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस देते हैं। अभी तो हमने बोलता कॉरोबोरेटिव एविडेंस यानी सपोर्टिंग एविडेंस। इन कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हो गया, हमारे पास जो अभी तक का इन्फॉर्मेशन थी उससे कुछ अलग ही जा करके अब इंक्वायरी ने हमें बता दिया। तो इस तरह की भी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ सकती है। For example, information regarding possibility of management override of controls. In some cases, responses to inquiries provide a basis for auditor to modify or perform additional audit procedures. Although corroboration of evidence obtained through inquiry is often of particular importance in case of understanding management's past history of carrying out its stated intentions, management's stated reasons for choosing a particular course of action, and management's ability to pursue a specific course of action may provide relevant information to corroborate evidence obtained through inquiry. अभी मैंने आपको जो बोला ये इसी से रिलेटेड है कि हम लास्ट मतलब कुछ पुराने उनके प्लान ऑफ एक्शंस, उनके स्टेटेड इंटेंशंस को देख करके आज के बारे में पता कर सकते हैं कि उन्होंने जो आज बोले क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। Last, in respect of some matters, auditor may consider it necessary to obtain WRs from management and where appropriate TCWG to confirm responses to oral inquiries. ये तो नॉर्मल पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हमने कुछ ओरल इंक्वायरी करी और उन्होंने कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी है तो हम ये बोल सकते हैं कि आप ये हमें WR में यानी रिटन रिप्रेजेंटेशन में लिख करके दे दीजिए। So this was all about this question. अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question, Mr. Shreyansh, while performing audit of Red Rock and Silver Sand Limited, which was involved in phosphorus mining, decided to appoint auditors expert for evaluation of environmental liabilities and site cleanup costs. Red Rock and Silver Sand Limited reappointed Mr. Sheetal as an independent expert for this engagement. For last 5 years, management has been reappointing Mr. Sheetal. Mr. Sheetal calculated environmental liabilities pertaining to completed mining sites and sites which will be discarded in near future. This provision was accepted by the management. Mr. Shreyansh, after performing inquiries with management, was of the opinion that objectivity of independent expert cannot be questioned. तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रेड रॉक एंड सिल्वर सैंड लिमिटेड ने अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हायर किया था मिस्टर शीतल फॉर कैलकुलेटिंग दी एनवायरमेंटल लाइबिलिटीज, एंड वो जो भी अपनी लाइबिलिटी बना के देते थे वो मैनेजमेंट उसे एक्सेप्ट करता था, एंड वो लास्ट 5 इयर्स कंपनी के साथ काम कर रहे थे फॉर दिस पर्टिकुलर एंगेजमेंट। जो मिस्टर श्रेयांश थे ऑडिटर, उन्होंने ये लास्ट में कंक्लूड किया कि हम एक एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी पे डाउट नहीं कर सकते, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी पे डाउट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वो मैनेजमेंट ने हायर किया है। वो इंडिपेंडेंट है और अपनी इंडिपेंडेंस के अकॉर्डिंग ही अपनी रिपोर्ट बना करके दे रहे हैं। ये तो मिस्टर श्रेयांश ने, वन ऑफ द ऑडिट पार्टनर ने कंक्लूड किया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, hence there is no need to question on objectivity of Mr. Sheetal or on his work performed for company.
However, audit partner was of the opinion that audit team, जो दूसरे audit partner है, उन्होंने ये conclude किया कि ऑडिट टीम को नीड्स टू एवेल्युएट ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एन एक्सपर्ट एंगेज बाय एंटिटी, यानी ऑडिट टीम को कोई भी एंटिटी के एक्सपर्ट की वर्क को यूज करने से पहले उसकी ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट करना बहुत बहुत जरूरी है, वो इवेल्युएट करने के बाद ही उसके काम को यूज कर सकती है. Irrespective of the fact that he was appointed as independent expert, kindly guide audit partner and Mr. Shyams with respect to requirements pertaining to evaluating objectivity of management expert. देखो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी को तो इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है. ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट कितने होते हैं, ये तो अपन ने अपने प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ा हुआ है. कितने तरह के थ्रेट होते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया, फैमिलियरिटी थ्रेट हो गया, इंटिमिडेशन थ्रेट हो गया, एडवोकेसी थ्रेट हो गया. इस तरह से जो हमारे पास न्यूमरस थ्रेट्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ ऑडिटर नहीं, इस तरह के मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स भी आ सकते हैं. तो हमें हर थ्रेट को ध्यान में रखते हुए इवैल्यूएट करना होगा कि इनकी ऑब्जेक्टिविटी को कहीं ना कहीं थ्रेट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो 5 सालों से काम कर रहे हैं कंपनी के साथ, वो 5 सालों से कंपनी उन्हें काम दे रही है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक थ्रेट जो मुझे दिख रहा है वो है फैमिलियरिटी थ्रेट, क्योंकि उनको इतना क्लोज उनका रिलेशनशिप बन चुका है. प्लस उनका एक फाइनेंशियल थ्रेट भी हो सकता है कि हमें हर साल भाई कंपनी से पैसा आ रहा है और कंपनी की अगर मैंने कोई भी इल रिपोर्टिंग कर दी तो मुझे कंपनी हटा देगी. तो एक उनके लिए फाइनेंशियल थ्रेट भी हो रहा है, जो मेरी रोज की एक तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे. तो ये 2 थ्रेट है जो मुझे सामने क्वेश्चन देख के लग रहे हैं कि मिस्टर शीतल के ऊपर हो सकते हैं. एंड यस, ये तो मैं जरूर कहूंगी कि ऑडिट पार्टनर बिल्कुल सही है जो ये कह रहा है कि हमें ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट करना चाहिए. एंड मिस्टर श्याम जो कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है. अब अपन देख लेते हैं कि आंसर में क्या लिखा हुआ है. As per SA 500, when information to be used as audit evidence has been prepared using work of management's expert, auditor shall, to the extent necessary, have regard to significance of that expert's work for auditor's purpose, evaluate the competence, capabilities and objectivity of that expert. यानी वो काम कितना important है, उस काम की importance को ध्यान में रखते हुए आपकी उसकी competence, objectivity को evaluate करना पड़ेगा. A broad range of circumstances may threaten objectivity. For example, self-interest threat or advocacy, familiarity, self-review, intimidation. ये सब अभी मैंने आपको बताया था जो हम प्रोफेशनल एथिक्स में भी पढ़ते हैं. Safeguards may reduce such threats and may be created either by external structures. हम safeguards लगा के उन्हें कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं, मतलब जैसा आपके safeguard के थ्रू वर्क हो पा रहा है. Management experts profession, legislation or regulation, or by management's expert work environment. Although safeguards cannot eliminate all threats to a management's expert objectivity, threats such as intimidation threats may be of less significance. अभी जो आप लिखा हुआ है या अपने आंसर में नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, एक मतलब बस सिंपल सा पैराग्राफ लिखा हुआ है. क्या है फिर भी मैं पढ़ा देती हूँ. May be of less significance to an expert engaged by entity than to an expert employed by the entity. देखो इंटिमिडेशन थ्रेट जो एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है यानी जो कंपनी के पेरोल पे नहीं है, उसके लिए इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, क्योंकि कंपनी से बोल नहीं सकती मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा. भाई मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी कर भी नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे साथ एक प्रोफेशनल एग्रीमेंट के अंदर हूँ. तो इंटिमिडेशन थ्रेट तो ऐसे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के लिए ज्यादा वर्क नहीं करता है. अगर वो यहाँ पे एम्प्लॉय होता तो कंपनी बोल सकती है मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस बन नहीं सकता है. तो इंटिमिडेशन थ्रेट इतना नहीं लगता है. Ineffectiveness of safeguards such as quality control policies and procedures may be greater. Because threat to objectivity created by being an employee of entity will always be present, an expert employed by entity cannot ordinarily be regarded as being more likely to be an objective other than other employees of the entity. तो ये तो नॉर्मल सा दिखा हुआ है कि अगर आप एम्प्लॉय होगे तो आप पे थ्रेट ज्यादा हो सकते हैं rather being an independent expert. आगे क्या लिखा हुआ है? When evaluating objectivity of an expert engaged by entity, it may be relevant to discuss with management and that expert any interest and relationship that may create threat to expert's objectivity and any applicable safeguards including any professional requirement that apply to expert. यानी आपको ऑब्जेक्टिविटी वैल्यूएट करने के लिए मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस करना है, एक्सपर्ट के साथ भी डिस्कस करना है कि भाई तुम्हारा कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, ऐसा इंटरेस्ट तो नहीं है जिससे तुम्हारी ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट होता हो, तो वो बता दो. अब वो इंटरेस्ट और रिलेशनशिप कैसे हो सकते हैं? फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है, बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप हो सकते हैं, एंड प्रोविजन ऑफ अदर सर्विस. पता चले वो सिर्फ एक काम नहीं करता, और भी 3-4 काम है उसके पास, और अगर उसने यहाँ पे रिपोर्टिंग कर दी तो वो 3-4 काम भी चले जाएंगे, तो उसके लिए एक बड़ा फाइनेंशियल थ्रेट है. राइट, आगे देखते हैं. In current case, Red Rock and Silver Sand Limited reappointed Mr. Sheetal for this engagement as an independent expert. The audit team was of the view that objectivity of independent expert cannot be questioned just because he was appointed by management as their expert. However, audit partner had a contrary view. ये तो अपना facts of the case हो गया. Hence, audit team should evaluate objectivity of an expert engaged by entity as the threat to objectivity created by being an employee of entity will always be present. An expert appointed by entity cannot ordinarily be regarded as being more likely to be objective than other employees of entity. As a result, audit partner is correct in. Last question.
During course of audit of TK Home Private Limited, a recognized export house engaged in manufacturing of T-shirts, CA Tripti is verifying export revenue of company for year 22-23. She has verified transaction entered in export sale account maintained in accounting software from relevant export invoices. The export sales are being made on payment of IGST, for which a refund is automatically credited in account of company after goods are shipped. On inquiring from internal audit staff regarding recognition of export revenue, she is told that export sales are recognized for year on basis of bill of lading. However, she is not convinced with such a response and feels that same does not appear to be proper. क्या बोलना चाह रहे हैं कि तृप्ति इसका हो गया हाँ एक तो सोर्स ऑफ एविडेंस अपना वो हो गया। सेकेंड और कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अब एक्सपोर्ट रेवेन्यू की बात हो रही है तो एक मेन कॉन्सेप्ट और आता है कि हमारा रेवेन्यू दो तरीके से होता है, एक होता है एफओबी बेसिस पे एंड दूसरा होता है वन सेकेंड एक होता है एफओबी बेसिस पे एंड दूसरा होता है सीआईएफ बेसिस पे। अब ये क्या होता है, एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड और सीआईएफ का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो एफओबी का मतलब क्या होता है कि जिस दिन हमारी फैक्ट्री से बाहर निकल गया माल उस दिन मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। और सीआईएफ का मतलब क्या होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, यानी तीनों हमारे ही होते हैं, यानी कि जिस दिन हमारे कस्टमर की फैक्ट्री गेट पे पहुंच जाएगा माल उस दिन मैं अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा। ये बेसिकली होता है कि हमने कब अपना ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया अपने कस्टमर को। एफओबी में होता है कि जैसे ही हमारी फैक्ट्री से बाहर निकला मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुका है तो उसी टाइम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगी। सीआईएफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ जी, तो मैं आपको ये समझा रही थी कि एफओबी एंड सीआईएफ क्या होता है। एफओबी इज प्री ऑन बोर्ड, यानी जिस दिन मेरे फैक्ट्री आउटलेट से माल बाहर निकल गया उस दिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म एंड मैं अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगी। एंड सीआईएफ होता है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, यानी जिस दिन मेरा जो भी इंश्योरेंस लग रहा है, मतलब इंश्योरेंस होता है कि जो भी माल अपना इन ट्रांजिट जा रहा है तो उसका भी अपन को एक मरीन इंश्योरेंस करना पड़ता है। अगर सी के थ्रू जा रहा है तो मरीन इंश्योरेंस प्लस ओशन फ्रेट होता है, तो वो सब भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस दिन हमारे कस्टमर के फैक्ट्री गेट पे पहुंच जाता है उस दिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है, मैं उस दिन अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ। तो ये दो तरह के टर्म्स होते हैं जो हम अपना एग्रीमेंट कर रहे होते हैं विद द कस्टमर, तभी अग्री किया जाता है। तो हम उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा। एफओबी में तो जिस दिन माल बाहर निकल गया यानी जिस दिन हमारा इनवॉइस बना उसी दिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। लेकिन सीआईएफ में तो जिस दिन पहुंचेगा तब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी तो मेरा रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होगा। तो सीए तृप्ति को ये भी एनालाइज करना होगा कि इनके डिलीवरी टर्म्स क्या है एंड देन अकॉर्डिंगली शी कैन डिसाइड कि इनका रेवेन्यू कौन से मंथ में जाएगा। ठीक है, बाहर आज बहुत अच्छी बारिश हो रही है। सो आंसर में क्या लिखा हुआ है, she can obtain reliable audit evidence by going through GST return filed by company on GST portal and correlating same with e-waybill. She can obtain audit evidence about how company has reflected its export sale in GST return and whether export sale pertaining to 3 invoices having value of 75 lakhs are reflected in such return. Further, e-waybill generated on portal would provide evidence that goods have moved out of company's premises. The export revenue should have been booked at time the goods moved out of company's premises. The company is claiming an GST refund. The refund is linked to monthly sales return. This aspect can also be verified. Bill of lading is only a document issued by carrier to the shipper of goods that goods have been taken on board. She should challenge and counter management's assertion on above grounds and point out violations of relevant AS and principles. In this way, she can obtain reliable audit evidence.
Highlighting such digital and other evidence, she can challenge management's assertion regarding completeness of export revenue and point out that export revenue are understated. ठीक है, सो ये बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन था, कहीं पे भी इसमें ऐसे 500 का मेजॉरिटी कवर नहीं था, बट स्टिल आप इसको अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. मैंने इसमें सारे क्वेश्चन जितने भी ऐसे 500 से रिलेटेड है इसमें मैंने कवर कर लिए हैं. एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपको इससे बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. इसमें मैंने आपके जो भी मई 25 के आरटीपी के क्वेश्चन, सितंबर 25 आरटीपी के क्वेश्चंस, आपके दोनों एनटीपी यानी मई 25 सितंबर 25 वो सब कुछ इसमें कवर्ड है. यानी कि अगर आपने मेरी पीडीएफ कर ली, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम्स. ठीक है, सो आई होप आप मेरी बात को मानोगे, इसी तरह खुशी खुशी पढ़ते रहोगे. एंड मैं जल्दी मिलूंगी विद सम न्यू वीडियोस. टिल देन स्टे ट्यून्ड.